कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अब क्या होता है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में कि कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या होती है? डेफिनेशन: अ ग्रुप ऑफ पीपल working together to achieve common goals या ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब जब हम पीपल की बात करते हैं तो ऑब्वियसली पीपल कहाँ से आएंगे? हर बिजनेस का एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है और उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आप लोगों को हायर करेंगे, और जब आप लोगों को हायर करेंगे तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको पूरा प्रॉपर एक एचआरएम का सिस्टम चाहिए होता है। एचआरएम में कौन सा सिस्टम आपको हेल्प करता है लोगों को हायर करने में? उसे कहते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। ये प्रोसेस बेसिकली आइडेंटिफाई करता है कि जब भी आपने एम्प्लॉय हायर करना है तो कैसे करना है, उसका तरीका क्या होगा। बेसिकली रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है कि आपने जो एम्प्लॉय हायर करना है इट शुड बी ऑफ राइट क्वांटिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट शुड बी ऑफ राइट क्वालिटी। ये क्या है दोनों आगे चल के डिस्कस करते हैं, बट मुख्तसर ये कि अल्टीमेट गोल जो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का वो ये है दैट यू हैव टू चूज राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। इसके बाद है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले ये कि ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी क्रिएट होगी, जॉब रिक्विजिशन। जॉब रिक्विजिशन क्या है? एक डिपार्टमेंट है, वहाँ मैनेजर देख रहा है कि हमें अकाउंटेंट एक और चाहिए, तो क्या करेगा? जॉब रिक्विजिशन करेगा। तो ये क्या है? ये वैलिड जॉब रिक्विजिशन है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है एक और अकाउंटेंट की। सेकंड, अब ऐसा नहीं है कि फाइनेंस मैनेजर को ज़रूरत है अकाउंटेंट की तो डायरेक्टली खुद से हायर कर लेगा, नहीं, उसको अपने सीनियर से ऑथराइजेशन लेनी होगी बिफोर कि फर्दर उसको हम डिसाइड करें कि हमने हायर करना है कि नहीं। फर्दर जॉब एनालिसिस करने से पहले ऑथराइजेशन किसी सीनियर से लेना मस्ट होगा कि क्या हम हायरिंग कर सकते हैं या नहीं। जब ऑथराइजेशन आ जाएगी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस क्या है? इसमें दो चीज़ें आती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड पर्सन स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन को हम जॉब डिज़ाइन भी कहते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? आपने ये देखना है कि आपने जो बंदा हायर करना है उसने किस डिपार्टमेंट में काम करना है, उसने कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, उन फंक्शंस के लिए कौन कौन से स्किल्स ज़रूरी हैं, ये सारे आप राइट डाउन करते हो। इसे कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, ताकि आप पोटेंशियल एम्प्लॉय को बता सको कि आपने काम कौन कौन से करने हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपसे। सेकंड, पर्सन स्पेसिफिकेशन। आपने पर्सन आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बंदा आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। अब पर्सन आइडेंटिफिकेशन बेसिकली कैसे होती है? ये पर्सन स्पेसिफिकेशन, आप ये पर्सन को डिस्क्राइब कैसे करते हो? अकाउंटेंट चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगी, एमबीए होगा, कितने साल का एक्सपीरियंस उसका होना चाहिए, किस किस्म की इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप वो बंदा आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, अब जो यहाँ पर पर्सन स्पेसिफिकेशन की फर्दर बात होती है ना, तो पर्सन स्पेसिफिकेशन में आप बेसिकली उस बंदे की एक्सपेक्टेड कॉम्पिटेंस के बारे में बताते हो। अब कॉम्पिटेंस जो है वो तीन किस्म की होती है। पहली होती है बिहेवियरल। बिहेवियरल कॉम्पिटेंस का बेसिकली क्या मतलब है कि उस बंदे के इंटरपर्सनल स्किल्स किस किस्म के हैं, वो लोगों में रह के काम कर सकता है या नहीं, वो इंट्रोवर्ट है या वो एक्सट्रोवर्ट है, वो लोगों के बिहेवियर को समझता है या नहीं समझता, जो वो एक टीम में या एक ग्रुप में अच्छे तरीके से काम कर सकता है या नहीं। सेकंड, वर्क बेस। वर्क बेस जो है ये उसकी टेक्निकल कॉम्पिटेंस होती है कि उसके पास क्या वो नेसेसरी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है कि वो टेक्निकल काम कर सके। अकाउंटेंट ने क्या काम करना होता है? अकाउंटेंट ने बैंक रिकन्सिलिएशन करनी होगी, कंट्रोल अकाउंट करना होगा, पेपर लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना होगा, उसकी रिकन्सिलिएशन करनी होगी,
कैश मैनेज करना होगा, तो क्या ये उसके पास कॉम्पिटेंसीज हैं, इतनी टेक्निकल नॉलेज है कि वो ये काम कर सके? क्योंकि डबल एंट्री कोई इतनी सिंपल चीज़ तो नहीं है। वो पूरा काउंटिंग साइकिल रन करना एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है, उसके लिए टेक्निकल नॉलेज होना मस्ट है। और फिर जेनरिक, कि उस बंदे की जर्नल करेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, उसकी पर्सनैलिटी कैसे हैं, उसके ट्रेड्स कैसे हैं, वो बंदा ऑनेस्ट है या नहीं है, उसका इंटेग्रिटी लेवल कैसा है उसकी मॉरल वैल्यूज़ कैसी हैं, उसका रिलीजियस बैकग्राउंड कैसा है, एंड सो ऑन। और जब हम जॉब डिस्क्रिप्शन बना रहे होते हैं, कि ऑर्गेनाइजेशन बता रही होती है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है एक बंदे से, या उसने काम क्या क्या करना है, उसे हम कहते हैं जॉब डिज़ाइन। जॉब डिज़ाइन के बारे में मिल्सबर्ग ने 3 पैरामीटर्स दिए हैं कि जब आपने जॉब को एनालाइज करना है या जॉब को डिज़ाइन करना है, तो 3 चीज़ों को आपने ख्याल रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जॉब डिस्क्रिप्शन। आपने लिखना है कि उसने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, हम क्या एक्टिविटीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो परफॉर्म करे। सेकंड, रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर। उस बंदे को अगर हमने मोटिवेट करना है, सिर्फ हायर करना काफ़ी नहीं होता, लोगों को मोटिवेट भी करना होता है ताकि वो एफिशिएंट तरीके से काम करें और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव कर सके। तो उसका बिहेवियर कैसे रेगुलेट करेंगे, उसको क्या पैकेज देंगे, उसको हम कैसे मोटिवेट करेंगे, फाइनेंशियल बेनिफिट्स देंगे, नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स देंगे, एंड सो ऑन। और उसके बाद ट्रेनिंग। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बहुत स्पेशलाइज एक्टिविटीज़ कर रही होती हैं और उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना मस्ट होता है, क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप मार्केट से आपको बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिल जाएंगे, लेकिन आपकी कंपनी का बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में और कोई कंपनी यूज़ नहीं कर रही, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो वो भी आपने मेंशन करना होगा बीच में। तो जॉब डिज़ाइन के 3 पैरामीटर्स होते हैं मिंट्सबर्ग के मुताबिक: जॉब डिस्क्रिप्शन, रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, एंड ट्रेनिंग। उसके बाद जब पर्सन स्पेसिफिकेशन आप कर लोगे, तो नेक्स्ट होगा पर्सन आइडेंटिफिकेशन। पर्सन आइडेंटिफिकेशन क्या है कि अब मार्केट में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई हैं। अब यहाँ से आप कौन सा स्टेप स्टार्ट कर रहे हो? यहाँ से ऑफिशियली आप रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर रहे हो। पहला स्टेप रिक्रूटमेंट का है आइडेंटिफिकेशन, कि पर्सन स्पेसिफिकेशन तो आ गई जॉब डिज़ाइन से आपके पास, ऑथोराइज भी हो गया। अब उस पर्सन स्पेसिफिकेशन जो आपने अपने माइंड में बंदा सोचा है, वो रियलिटी में तलाश करना है। तो उसके लिए रॉजर ने बेसिकली 7 पॉइंट्स दिए कि इन 7 पॉइंट्स को आपने आइडेंटिफाई करते हुए माइंड में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिकल मेकअप। फिजिकल मेकअप इज नॉट ओनली अबाउट सुर्खी एंड पाउडर, इट्स अबाउट द ओवरऑल पर्सनैलिटी और करिश्मा ऑफ अ पर्सन। पर्सनल बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है, उसके वो हंसमुख है, वो गुस्से वाला है, वो सीरियस है, वो इंट्रोवर्ट है, वो एक्सट्रोवर्ट है, ये सारी चीज़ें उसकी फिजिकल मेकअप में काम होती हैं। उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स किस तरह के हैं, वो ड्रेसिंग कैसी करता है, उसका चलने का अंदाज कैसा है, ये सारी चीज़ें जो आपको रेलिवेंट हैं वो आप कंसिडर करोगे। सेकंड, उसकी अचीवमेंट्स क्या हैं, उसकी पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, क्या उसने ऐसी किसी और पोजीशन में, जिस पोजीशन के लिए हमें चाहिए, इसी पोजीशन में उसने किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, अगर किया है तो कैसा किया है, वहाँ पर उसकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या उसने ख़ास ऐसे तीर मारे जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। उसके बाद है जर्नल इंटेलिजेंस। जर्नल इंटेलिजेंस 2 किस्म की होती है, एक को कहते हैं आईक्यू और दूसरे को कहते हैं ईक्यू। आईक्यू क्या होती है कि उस बंदे की मेमोरी कितनी अच्छी है, वो कैलकुलेशन करने में कितना स्मार्ट है, वो कितना ब्लंट है, ये उसकी इंटेलिजेंस या मेंटल इंटेलिजेंस को कंसिडर किया जाता है आईक्यू में। दूसरी होती है ईक्यू। ईक्यू होती है इमोशनल इंटेलिजेंस, कि वो लोगों के साथ मिलजुल के काम करने में कितना अच्छा है, लोगों से काम लेने में कितना अच्छा है, लोगों को इन्फ्लुएंस या मोटिवेट करने में कितना अच्छा है, लोगों के साथ डील करने में कितना अच्छा है, ये सारी चीज़ें होती हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके बाद हैं स्पेशल एट्रीब्यूट्स। हर बंदे के, हर पर्सनालिटी के कुछ स्पेशल एप्टीट्यूड्स या एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पेशल एप्टीट्यूड्स क्या हो सकते हैं कि उसका कोई ऐसा स्पेशल स्किल सेट है जो किसी भी और एम्प्लॉय में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, या किसी और पोटेंशियल कैंडिडेट में नहीं है, या उसकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो हमारी पोजीशन के लिए ज़रूर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंटेंट ने कैश में डील करना होता है या कैशियर हम ढूंढ रहे हैं, तो उसका ऑनेस्ट होना तो बहुत ज़रूरी है। अगर उसने पास्ट किसी बिजनेस में फ्रॉड किया हुआ है या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो ऐसा बंदा तो हमें अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कभी भी नहीं चाहिए। इसके बाद इंटरेस्ट। उस बंदे के इंटरेस्ट क्या क्या हैं, फॉर एग्जाम्पल, उसके कोई ऐसे इंटरेस्ट हैं जो उसको ट्रेनिंग देने में या उसकी जॉब को इम्प्रूव करने में हेल्प करें, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन ये है कि लोगों में
जब वो एक ग्रुप में या एक टीम में काम कर रहा होता है तो वो खुद को कैसे पोजीशन करता है, क्या उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, या वो पैनिक कर जाता है, या वो कोई मसला आता है तो वो एंशियस हो जाता है। तो ये क्या है, डिस्पोजिशन है बेसिकली। वो बंदा तो पर्सन टू पर्सन या उसकी पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी डिपेंड करता है। इसके बाद है सर्कमस्टांसेस, कि उस बंदे के और सर्कमस्टांसेस क्या हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की एप्लीकेशंस आई हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स की, किस एम्प्लॉय को हमने हायर करना है जिसके सर्कमस्टांसेस बहुत फेवरेबल होंगे हमारे लिए, कौन सा एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन के करीब तरीन रहता है, किस का जो रिलीजन है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉय के रिलीजन से मिलता है। तो ये क्या है, सर्कमस्टांसेस हैं। फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका इनकम लेवल क्या है, एंड सो ऑन। इसके बाद जब आइडेंटिफिकेशन आप डिसाइड कर लेते हैं कि ये पॉइंट्स हैं, उसके बाद आप करते हैं एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कैसे करते हैं, जो वैकेंसी या जॉब डिज़ाइन आपने तैयार किया होता है वो और साथ में जो पर्सन स्पेसिफिकेशन होता है वो सब लिख के आप एडवर्टाइज करते हैं। एडवर्टाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हैं, आप जॉब सर्च इंजन पे जा सकते हैं, आप अपने सोशल मीडिया पेजेस पे भी अपलोड कर सकते हैं, एंड सो ऑन। मकसद ये है कि जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस एग्जिस्ट करती है वहाँ पे आपने एडवर्टाइज करना है। ये दो स्टेप्स जो मेन है, आइडेंटिफिकेशन एंड एडवर्टीजमेंट, ये रिक्रूटमेंट या जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव प्रोसेस, ये पॉजिटिव प्रोसेस यहाँ तक चल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है सिलेक्शन फेज। अब एडवर्टीजमेंट हो गई है, लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डील विद द रिस्पॉन्सेज, कि जो एप्लीकेशंस आ गई हैं ईमेल के थ्रू, लेटर के थ्रू, उनको आप ऑर्गेनाइज करो, उनके साथ डील करना शुरू करो। कैसे डील करोगे, आपने एक असेसमेंट क्राइटेरिया बनाना है। फॉर एग्जाम्पल हम उसी बंदे को अकाउंटेंट हायर करेंगे जिसका एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, और हम किसी बंदे को हायर नहीं करेंगे। तो ये क्या है, एक असेसमेंट क्राइटेरिया हो गया। अब 2000 एप्लीकेशंस आ गई हैं, आप क्या करोगे, आप देखोगे किस किस बंदे का 5 साल का एक्सपीरियंस है, उसको आप एक तरफ कर लोगे, बाकियों को एलिमिनेट कर दोगे। ये क्या है, नेगेटिव प्रोसेस। इसके बाद एप्लीकेशन को आप सॉर्ट करते हो, शॉर्ट लिस्टिंग करते हो। 2000 में से अपने असेसमेंट क्राइटेरिया के मुताबिक आपने 50 बंदों को सेलेक्ट कर लिया। अब 50 बंदों को आप इनविटेशन सेंड आउट करोगे कि इस दिन पे आपका या तो टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा, और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आना है। इसके बाद टेस्टिंग इंटरव्यूज। अब या तो टेस्ट आप लोगे, टेस्ट जो है 2 किस्म के होते हैं, इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट, ये आगे चल के देखेंगे। इंटरव्यूज के 3 टाइप्स होती हैं। वन ऑन वन इंटरव्यू, एचआर मैनेजर बैठ जाएगा और वो उससे फेस टू फेस इंटरव्यू लेगा। या कोई पैनल बैठ जाएगा। पैनल में क्या होगा, एक एचआर मैनेजर होगा, एक फील्ड मैनेजर होगा, शायद कोई डायरेक्टर भी साथ में बैठ जाए, और ये एक पैनल बना के उस बंदे का इंटरव्यू लेंगे। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो साथ में साइकोलॉजिस्ट को भी बिठा लेती हैं ताकि उनकी पर्सनैलिटी असेसमेंट करें। इसके बाद बोर्ड, जब डायरेक्टर्स वगैरह को हायर करना होता है तो अक्सर पूरे बोर्ड बैठ जाते हैं और वो इवेल्युएट करते हैं डायरेक्टर की परफॉर्मेंस। उसमें एग्जेक्टिव्स भी होते हैं, उसमें नॉन एग्जेक्टिव्स भी होते हैं, उसमें चेयरमैन भी होता है, एंड सो ऑन। जब टेस्ट में एंड इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप होता है कॉन्टैक्ट एप्लीकेंट्स। आपने उनको इन्फॉर्म करना होता है कि आप टेस्ट में पास हुए या फेल हुए। इसके बाद अल्टीमेट स्टेप आता है सेलेक्ट कैंडिडेट्स। आप क्या करते हैं, सिलेक्शन से पहले एक स्टेप और होता है सीकिंग रेफरेंसेस। आप एम्प्लॉय को कहते हैं कि ठीक है हमने आपको सेलेक्ट करना है, आपने सब कुछ पास कर लिया है, आप अपने पास्ट या मोस्ट रिसेंट एम्प्लॉयर से अपना रेफरेंस ले आए, वो हमें बताए कि आप अच्छे एम्प्लॉय हैं या बुरे एम्प्लॉय हैं। तो वो उससे रेफरेंस लेटर ले आता है, वो बताता है। उसका पर्पज़ ये होता है कि पिछला एम्प्लॉयर टेस्टिफाई कर रहा होता है कि ये एम्प्लॉय अच्छा है, हार्ड वर्किंग है, कमिटेड है, इसने कोई फ्रॉड वगैरह नहीं किया, जस्ट टू मेक श्योर ऑफ दैट। तो इट्स मोर लाइक अ बैकग्राउंड चेक। और उसके बाद लास्ट आता है साइनिंग। आप अपने एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो या बॉन्ड साइन करते हो, उसमें आप सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिख देते हो, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन लिख देते हो, और दोनों पार्टीज जो है कंपनी और एम्प्लॉय ये उसको साइन करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं। ये है आपका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ तक क्लियर है।